हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। कि इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं, जितने भी इन्फ्लेशन के टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। कौन कौन से होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है वो है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सरकार या गवर्नमेंट कोई भी स्टेप्स नहीं ले पाती। ठीक है, इन्फ्लेशन को दबाने के लिए गवर्नमेंट कोई भी स्टेप नहीं लेती, बल्कि लेना ही नहीं चाहती। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच नो स्टेप्स आर टेकन टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। तो गवर्नमेंट कोई स्टेप ले ही नहीं रही जिसकी वजह से प्राइस कंट्रोल हो पाए। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, ओपन इन्फ्लेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्राइजेस आर अलाउड टू राइज विदाउट एनी अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल देम। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि इस टाइप की इन्फ्लेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले रही कि उसको कर्ब करे, कंट्रोल करे इन्फ्लेशन को। ठीक है, इन दिस सिचुएशन प्राइजेस कंटिन्यू टू राइज अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस। तो इस सिचुएशन में प्राइजेस लगातार बढ़ता रहता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चेंज होता रहता है। अंडर ओपन इन्फ्लेशन, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, विच मीन्स दैट दोज पीपल who have large amount to spend can buy more goods। तो इस टाइप के सिस्टम में क्या होता है, जो प्राइस सिस्टम होता है वो मार्केट सिस्टम होता है। मतलब डिमांड एंड सप्लाई जो भी प्राइस तय करेगी उसी प्राइस पे मार्केट में बेचा जाएगा। तो अब आप ध्यान से समझें, जिसके पास पैसा है वो खरीद पाएगा माल, जिसके पास पैसा नहीं है वो खरीद ही नहीं पाएगा बेचारा। जिसके पास, जो गरीब है वो नहीं खरीद पाएंगे, अमीर खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ओपन इन्फ्लेशन सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेती इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि मार्केट पे छोड़ दिया जाता है कि जो होता है होता रहे, देखी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आ जाता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन इससे बिल्कुल उल्टा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सरकार सप्रेस करने की कोशिश करती है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच राइजिंग प्राइजेस आर चेक्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाइक राशनिंग, प्राइस कंट्रोल एटसेट्रा बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट वेरियस स्टेप्स लेती है, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी होगी या राशनिंग होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स है वो लेती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तभी इसका नाम है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आ जाता है वॉर टाइम इन्फ्लेशन, जंग के टाइम पे। ठीक है, इन ऑर्डर टू मीट वॉर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी। गवर्नमेंट क्या करती है, मनी की सप्लाई बढ़ा देती है क्योंकि उसको, सरकार को अपना खर्चा निकालना है। ठीक है, लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन इज बॉट बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। ज्यादातर गवर्नमेंट ही खरीद लेती है सामान। ठीक है, रिलेटिवली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन इज अवेलेबल टू द पीपल। लोगों के कंजम्पशन के लिए कुछ बचता नहीं है। एज अ रिजल्ट प्राइस बिगिन टू शूट अप। अब सब कुछ गवर्नमेंट खरीद लेगी मार्केट में वॉर टाइम में, तो आम बंदे के लिए तो कुछ बचेगा नहीं, तो प्राइसेस लगातार बढ़ते रहेंगे। दस इन्फ्लेशन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर इज कॉल्ड वॉर टाइम इन्फ्लेशन। तो जंग के दौरान जब भी सरकार नए नोट छापती है, मार्केट से बल्क में सामान उठा लेती है, या उसे आर्म्स एंड एमिनिशंस बनाने तो बल्क में आयरन खरीद लेगी, इस टाइप की सिचुएशन में जब क्याओस फैला होता है, तो जब इस टाइप की सिचुएशन आती है, जब प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसे वॉर टाइम इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ इन्फ्लेशन परसिस्ट इवन आफ्टर वॉर, मेनली ड्यू टू टू रीजंस। जंग खत्म हो गई है, जंग के बाद भी इन्फ्लेशन है। क्यों? फर्स्टली the government has to spend large amounts on the repair and reconstruction of damaged property like bridges, railways, lines, etc. etc. तो सरकार क्या करती है, अपना खर्चा बढ़ा देती है। खर्चा बढ़ाएगी तो मार्केट में मनी सप्लाई आएगी। तो किस लिए? रिपेयर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ब्रिजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी जंग के दौरान या वॉर के टाइम पे जो है खराब हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडली टैक्सेस। सरकार क्या करती है, टैक्स लेविड ड्यूरिंग वॉर आर एबॉलिश्ड एंड लोन्स टेकन फ्रॉम पब्लिक आर रीपेड। तो सरकार ने जो भी टैक्स नए नए लगाए होते हैं, जो नए नए टैक्स गवर्नमेंट लगाती है ड्यूरिंग वॉर, वो हटा देती है पोस्ट वॉर में। तो जैसे ही हटाएगी प्राइसेस गिर जाएंगे। तो जैसे ही प्राइसेस गिरेंगे, लोग फिर से डिमांड काफी तेजी से करना शुरू कर देंगे। तेजी से करेंगे तो डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाती है ना। और सरकार लोन्स पे बैक करती है। दिमाग से सोचो, अगर सरकार लोगों से कम टैक्स लेगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस अपने आप ही बढ़ जाएंगे ना। तो इस सिचुएशन में सरकार जो भी लोगों से लोन्स लिए होते हैं वो भी रीपे कर देती है, तो भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। कंसिक्वेंटली मनी सप्लाई विद द पब्लिक इंक्रीजेस बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। लोगों के पास अब पैसा तो ज्यादा हो गया है, मगर गुड्स एंड सर्विसेज उतनी तेजी से नहीं प्रोड्यूस हो रहे जितना लोगों के पास पैसा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि महंगाई हो जाएगी, मतलब प्राइसेस राइज हो जाएंगे। हेंस द प्राइस कंटिन्यू टू राइज इवन आफ्टर द वॉर। जंग हो जाती है फिर भी प्राइस बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पीस टाइम इन्फ्लेशन, मतलब बिना जंग के प्राइस बढ़ाना। ठीक है,
अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड लार्ज रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको अपने कंट्री की तरक्की करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू मोबिलाइज रिसोर्सेज गवर्नमेंट हैज़ टू रिजॉर्ट फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ऐसी जो सरकारें, जो कंट्रीज हैं, उनकी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग करती हैं, खर्चा ज़्यादा कर देती हैं, आमदनी उनकी कम होती है, या तो वो लोन लेके पैसा डालती हैं या फिर नई करेंसी छापती हैं। इट रील्स टू राइज इन प्राइस विच इज़ पॉपुलरली नोन एज पीस टाइम इन्फ्लेशन। इसकी वजह से जो है प्राइजेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पीस टाइम इन्फ्लेशन, क्योंकि नोट ही इतने छाप दिए होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग होता है रेंगना, ठीक है। इट रेफर्स टू दैट इन्फ्लेशन वेयर इन प्राइजेस राइज वेरी स्लोली। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइजेस काफ़ी स्लोली बढ़ते हैं। सच एन इन्फ्लेशन इज नॉट डेट्रीमेंटल टू द इकॉनमी। ऐसी टाइप की इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए खतरनाक नहीं होती, बल्कि अच्छी मानी जाती है। इट इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल टू द इकॉनमी बट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इसेंशियल टू सम एक्सटेंट। ये बेनिफिशियल तो होती है इकोनॉमी के लिए, और नेसेसिटी भी होती है एक टाइप की, क्योंकि थोड़े थोड़े प्राइजेस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर्स एनकरेज फील करेंगे ना। मैनी इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट 3% राइज इन प्राइजेस कैन बी कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि तकरीबन 3% प्राइजेस का बढ़ना क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है। दे रिगार्ड इट appropriate and desirable in the interest of national development। कुछ लोग कहते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो 3% राइज है ये होना चाहिए, और ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है और बहुत अच्छा होता है, इससे देश की तरक्की होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्राइस राइज होगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एनकरेज फील करते रहेंगे लगातार। नेक्स्ट आ जाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन से स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए। व्हेन द प्राइस राइज बिकम्स इंटेंस and quantum of inflation gains momentum, it is called walking inflation। तो walking inflation तब माना जाता है जब over a decade तकरीबन 10 साल के बीच में 30 to 40% प्राइजेस बढ़ जाए, तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन तो थोड़ा तेज़ ही ना। क्रीपिंग होता है रेंगना, वॉकिंग होता है चलना। तो अगर 30 to 40% प्राइस बढ़ जाए 10 साल के टाइम लिमिट में, तो हम उसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रनिंग इन्फ्लेशन और गलोपिंग इन्फ्लेशन। इसमें थोड़ा और परसेंटेज बढ़ा दिया, ठीक है। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन देयर इज़ अ रैपिड इंक्रीज इन प्राइस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। काफ़ी शॉर्ट पीरियड में प्राइजेस का काफ़ी तेज़ी से बढ़ना, जैसे प्राइजेस का 80 to 100% बढ़ना, समझ गए, ओवर अ डेकेड। मतलब एक 10 साल के अंदर अंदर प्राइजेस 80 से 100% बढ़ जाएं, तो उसे हम रनिंग इन्फ्लेशन और गलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। सच एन इन्फ्लेशन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास। आपको पता ही है, जब भी काफ़ी तेज़ी से प्राइजेस बढ़ते हैं तो मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो है उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक है। इट डिस्करेज सेविंग्स, इससे सेविंग्स को डिस्करेजमेंट मिलती है। सच अ सिचुएशन वारंट स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू कर्ब इन्फ्लेशन। तो इस टाइप की सिचुएशन में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने चाहिए। अब लेते हैं नहीं लेते वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हाइपर इन्फ्लेशन उससे भी खतरनाक है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज एट एन अनएक्सपेक्टेड रेट। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ गए। जैसे आजकल क्या, पेट्रोल डीजल के प्राइस इतनी तेजी से बढ़ गए। जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं तो भाई गवर्नमेंट्स रेट बढ़ा देती हैं पेट्रोल डीजल का, जब गिरते हैं तो इतने गिराती नहीं है, समझ की बात। देयर इज एन एस्केलेशन ऑफ प्राइस राइज, काफ़ी तेजी से एस्केलेट करता है प्राइस राइज, मतलब प्राइस काफ़ी तेजी से बढ़ता है। It was this kind of inflation that was witnessed in Germany after 1932 and which made the people lose all the confidence in German currency। तो जर्मनी का एग्जांपल दिया कि 1932 के बाद जर्मनी में काफ़ी तेज़ी से हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी। उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो गया जर्मन करेंसी पे, ठीक है। इट कम्प्लीटली वाइप्ड अवे फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स एंड पुअर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। इसकी वजह से जो खत्म हो गए, कौन, मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है वो ऐसे खत्म हुए। जब वो लोग ही खत्म हो जाएंगे तो फिर वो क्या होगा, रिवोल्ट ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्टोरल और स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन इन्फ्लेशन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री और कवर्स ओनली, और कवर्स मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है, और कवर्स ओनली 1 or 2 गुड्स लाइक पेट्रोल और फूड एटसेट्रा। तो स्पोरेडिक या सेक्टोरल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जो कुछ सेक्टर्स में होती है, कुछ जगह पे होती है, बाकी जगह पे नहीं होती। क्या पता आप कह लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है, इन बाकी सेक्टर में नहीं है। क्या पता सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें सस्ती हैं। इस टाइप की जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में होगी बाकी सेक्टर में नहीं होगी। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन इससे उल्टा है। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच इन्फ्लेशन इज नॉट कन्फाइंड टू अ गिवन पार्ट ऑफ द कंट्री और फ्यू गुड्स बट एनगल्फ्स द एंटायर कंट्री। तो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जो पूरे कंट्री को अपनी चपेट में ले लेती है। समझ के बाद, ये एक आधे कंट्री में नहीं होती है, मतलब एक आधे सेक्टर में नहीं होती है, सारे के सारे सेक्टर्स में होती है। नेक्स्ट आ जाता है वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन।
तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पावरफुल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर विज़ एम्प्लॉयर्स। तो जो तकड़ी जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका एम्प्लॉयर्स के साथ बड़ी तकड़ी बार्गेनिंग होती है, ठीक है। दे सक्सीड इन गेटिंग देयर वेजेस इंक्रीज। वो हड़तालों पे बैठ जाते हैं, मुजाहरा करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं ताकि वो अपनी वेजेस को बढ़ा सकें। दिस रिजल्ट्स इनटू हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसकी वजह से वेजेस बढ़ती हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो उस चीज़ के प्राइजेस बढ़ा देंगे। सच इंक्रीज इन प्राइस इज कॉल्ड वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। इस टाइप के प्राइजेस के बढ़ने को हम वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन और मार्कअप इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, इन डेवलप कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, बिग फर्म्स वाइल फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ देयर कमोडिटीज एड अ गिवन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द कॉस्ट्स। वो क्या करते हैं, वो अपना मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट के अंदर ही ऐड कर देते हैं। समझ आई बात? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्कअप। दीज कंपनीज कीप द मार्कअप क्वाइट हाई। तो डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, प्राइसेस को सब्सटेंशियली हाई रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाए और इस वजह से भी इन्फ्लेशन होती है। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ और ये आपके लिए होमवर्क भी है। जितने भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स के जो चश्मे आते हैं, वो ओवरऑल जो 5, 10, 15 ब्रांड्स हैं वो एक ही कंपनी होल्ड करती है और वो जानबूझ के अमेरिकन कंपनी है और अमेरिकन भी है और बीच में वो भी है इटली की भी है। जानबूझ के प्राइजेस 400, 400, $500 रखे जाते हैं। समझ के बात? क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी वही करती है, मार्केटिंग भी वही करती है, शोरूम्स भी उसी के हैं, तो उसकी मोनोपोली है एक टाइप की। तो वो क्या करती है, जानबूझ के प्राइस इतना हाई रखती है और अगर कोई और कंपनी उससे कम्पीट करने की कोशिश करती है या तो उसको टेक ओवर कर लेती है या फिर अपने जो शोरूम्स या मॉल्स हैं उनके अंदर उसका सामान बेचती नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि ये कौन सी है, रेबन रूबन सब उसी के अंडर आ जाती हैं, ठीक है। कंसिक्वेंटली प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज राइज, उसमें प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज राइज वेरी हाईली और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है। सच एन इन्फ्लेशन इज कॉल्ड मार्कअप इन्फ्लेशन। इस टाइप की इन्फ्लेशन को मार्कअप इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। डेफिसिट क्या होता है, घाटा। सच एन इन्फ्लेशन इज द आउटकम ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा, आमदनी कम है, सरकार नए नोट छाप छाप के मनी सप्लाई बढ़ाती रहती है। इट टेक्स प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द वेक ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो होता क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज तो बढ़ाती नहीं है, नोट ज्यादा छाप देती है, तो उससे क्या होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा, गुड्स की कमी हो जाएगी, तो प्राइसेस तो बढ़ने ही है। मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देखी हैं और आपने भी देखी होंगी, अफ्रीका के कई कंट्रीज हैं, वहां पे करेंसी की मार्केट लगी होती है, वो ट्रॉलियां लेके फिर रहे होते हैं, लाखों करोड़ों नोट लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है, बेचने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन इज अ स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोइंग डाउन। इकोनॉमी नीचे जा रही है, ठीक है, बट वेजेस एंड प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है मगर वेजेस और प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन। इकोनॉमी स्टैग्नेंट रह गई है, उसकी ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट हो गई है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है, और इन्फ्लेशन भी हो रही है। जैसे जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में क्या है, स्टैग्नेशन, ग्रोथ रेट इतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, तो इसे क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इवन क्लास में भी जाने की जरूरत नहीं है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।